हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम मराठी अक्षर भारती क्लास 10th का भाग दूसरा पाठ क्रमांक 6 जिसका नाम है चूड़ी वाला, इसका प्रश्न उत्तर जो है उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने के लिए देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और लेकिन अगर आप आंसर को समझना चाहते हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस पार्ट को समझ लीजिए जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ पहले आप वॉच कर लीजिए, उसके बाद अगर आप ये पूरा सोल्यूशन देखते हैं तो आपको झट से याद हो जाएगा, आपको बाय हार्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है कृती है और वो क्या लिखा है कि खालील व्यक्तींच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांची तुलना करा। मतलब तुलना करिए अब्दुल की विशेषता वैशिष्ट्य गुण उसका जो था वो कैसा था और उसी के साथ में उसका जो पड़ोसी था रघु भैया उनका कैसा था। तो अब्दुल के बारे में ये लिखा है कि मानव सेवेची चिंता, उसे अब्दुल को हमेशा दूसरों की सेवा करने की चिंता लगी रहती थी, लेकिन रघु भैया सिर्फ अपने धंधे की चिंता करता था, धंद्याची चिंता। दूसरा कि दुसऱ्याच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यासाठी धडपड, इसकी जो धड़पड़ होती थी हमेशा अब्दुल की, वो दूसरे के जीवन में किस तरह आनंद निर्माण हो जाए, किस तरह मैं दूसरों को खुशी दे दूं, इसी के लिए वो धड़पड़ करते रहता था, मतलब हमेशा वही सोचते रहता था। लेकिन रघु भैया की बात करेंगे तो क्या लिखा है कि आपल्याच विश्वात रममाण असणारा, अपने ही दुनिया में अपने ही विश्व में वो रममाण मतलब मगन रहता था, मतलब अपने ही दुनिया में रहता था, दूसरों की मदद के बारे में उनको खुशियाँ देने के बारे में वो नहीं सोचता था। तो चलिए अब्दुल और रघु भैया में जो गुण वैशिष्ट्य थे स्वभाव में वो हमने यहाँ पे तुलना कर लिया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि खालील विधानां मागील कारणे लिहा, मतलब इसके पीछे कारण बताइए कि रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून। तो ये शन्नो ने बोला था कि रास्ते पे अगर आपको कोई मिलेगा तो ये मत बताना कि मैं तपोवन में जा रहा हूँ। तो इसका कारण क्या था? तो इसका आंसर ये है कि रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, कारण धंद्यावर त्याचा परिणाम होईल। क्योंकि मैंने लेसन में बताया था कि अगर यूं ही मेन टाइम पे अगर आप अपनी दुकान बंद रखोगे तो इससे आपके कस्टमर पे फ़र्क पड़ सकता है, तो और आपका धंधा भी खराब हो सकता है। तो कारण धंद्यावर त्याचा परिणाम होईल, तो ये उसका कारण है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीचं। तो आज का जो दिन है उनके लिए पर्वणीचा होता, मतलब एक सुनहरा दिन था उनके लिए। किसके लिए? अब्दुल के लिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो उसका उत्तर है कि आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीचं कारण क्यों? अब्दुल्ला संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, 2 दिन में से आज संक्रांत था, लेकिन 2 दिन ऐसा आता था, 2 त्यौहार ऐसा आता था जहाँ पे वो तपोवनात जाऊन कुष्ठ रोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरायला आवडत असे, मतलब उसको पसंद था ये चीज़। तो उसका उत्तर यही है कि कारण अब्दुल्ला संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनात जाऊन कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरायला आवडत असे। अब्दुल को ये चीज़ बहुत पसंद था और इसीलिए उसका वो जो दिन था वो एक सुनहरा दिन था और वो उसे मिस नहीं करना चाहता था, भले उसकी दुकान क्यों ना बंद हो जाए। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, आपको गुण विशेष बताना है। किसका? दाजी साहब का। तो दाजी साहब की ऐसी क्या क्या बातें थे हमने देखा था पाठ में। तो पहला गुण विशेष है कि उच्च सड़सड़ित देहयष्टि, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो ऊंचा था और सीधा था, मतलब वो बेंट नहीं थे। तेजोपुंज चेहरा, उनका जो चेहरा था वो तेजस्वी था, चमकता हुआ उनका चेहरा था। फिर गौर वर्ण, गोरा उनका रंग था। फिर खणखणित आवाज़ में एक खणखणीपन था, मतलब स्पष्ट आवाज़ था उनका। और बोलण्यात ऐठ, बोलने में उनका एक रुबाब भी था, मतलब आवाज़ में कोई ऐसा कपकपी नहीं थी, एकदम अच्छी आवाज़ थी। तो ये है दाजी साहब के गुण। उसके बाद हमको देखना है शन्नोची स्वभाव वैशिष्ट्य, शन्नो का जो गुण है वो देखना है। तो शन्नो की क्या क्या गुण थी आपको समझना है अब्दुल की बीवी के। तो पहला कि गरीबीला त्रास ले ली, मतलब उसको गरीबी नहीं पसंद था, गरीबी उसे नहीं चाहिए था, उसे थोड़ा पैसा वाला बनना था। दूसरा कि प्रगतीची आस असलेली, उसे हमेशा एक उम्मीद लगी रहती थी कि मैं कब प्रगति करूँगी, कब उन्नति करूँगी, कब मुझे और पैसे मिलेंगे, कब मेरी गरीबी ख़त्म होगी। तो ये पाठ अगर आप पढ़ोगे तो आपको शन्नो की जो लाइन है उससे आपको समझ में आए कि हाँ उसके ये मतलब उसके ये स्वभाव थे। फिर चिड़चिड़ और नाराज़, हमेशा ज़्यादातर वो चिड़चिड़ापन और नाराज़ रहती थी किसके प्रति? किसके लिए? अपने हस्बैंड अब्दुल के लिए। फिर मुलावर प्रेम करना, हाँ उसका जो बेटा था उससे वो प्रेम ज़रूर करती थी। फिर उसके बाद है कि सर्वसामान्य विचार करना रही, मतलब सर्वसामान्य मतलब सामान्य इंसान जिस तरह विचार करता है वैसा विचार उनका था।
और अब्दुल का विचार अपने लिए सर्वसामान्य नहीं था, वो कुछ हट के विचार करता था और इसीलिए वो दूसरों की भी मदद करता था। सर्वसामान्य मतलब जिसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ सिंपल चीज़ें सोचते हैं और ख़ास करके अपनी चीज़ें। तो चलिए इसके बाद थर्ड प्रश्न के बाद फोर्थ प्रश्न देखते हैं। देखिए फोर्थ प्रश्न क्या लिखा कि खालील वाक्यातील अव्यय शोधा व त्यांचे प्रकार लिहा। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन है इसका नोट्स जो है ये आपको वेबसाइट पे भी कुछ देर के बाद मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो क्या लिखा देखिए कि अब्दुल जिला, आपको करना क्या, ये वाक्य है, आपको अव्यय ढूंढना है इसमें से और आपको उसका प्रकार बताना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा कि अब्दुल जिला अधिकारी कचेरी जवळ आला। तो अब्दुल जिला अधिकारी कचेरी जवळ आला। तो कचेरी जवळ, कचेरी के पास, कचेरी के बगल, कचेरी के मतलब कोई चीज़ पास में हो, उसका संबंध बता रहा है, उसके ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो, तो ये सब जो होता है वो आपको शब्द योगी अव्यय बोलते हैं। देखिए योगी मतलब योग, योग मतलब प्लस शब्द के साथ जुड़ा हुआ, जैसे कचेरी के साथ जुड़ा है जवड़, तो जवड़ एक अव्यय है और उसका जो प्रकार है वो शब्द योगी अव्यय है जो किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद क्या लिखा कि तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। तो एक आनंदाचा एक सेंटेंस हो गया, चैतन्याचा दूसरा सेंटेंस हो गया। दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है आणि शब्द और इसको बोला जाता है उभयान्वी अव्यय। जब वो दो सेंटेंस को या दो शब्द को ज्वाइन किया जाता है तो उसको बोला जाता है उभयान्वी अव्यय। चलिए इसके बाद क्या लिखा कि बाप रे केवड़ी मोटी वसाहत। तो जब भी ये मार्क आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आप समझ जाइए कि वो है केवल प्रयोगी अव्यय, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बाप रे वो शब्द बताएगा अव्यय और केवल प्रयोगी अव्यय उसका प्रकार है। फिर देखिए क्या लिखा कि रघु भैया ने चिट्ठी भर वाचली। अब देखिए रघु भैया ने चिट्ठी भर वाचली। तो अब देखिए रघु भैया चिट्ठी सब नाम है, ऐसे समझ लिए। अब वाचली का क्या मतलब है, पढ़ा मतलब क्रिया है, पढ़ने की क्रिया। लेकिन किस तरह पढ़ा है, वो भर पढ़ा है, मतलब जल्दी पढ़ा है, आवाज़ों से पढ़ा है। तो यहाँ पे जो काम है ना उसकी विशेषता ये है कि वो थोड़ा सा तेज या फास्ट में पढ़ा है। तो अगर ऐसा होता है कि रघु भैया ने चिट्ठी वाच ली, तो वाचना जो है, पढ़ना जो है वो क्रिया होता था। लेकिन क्रिया के बारे में कुछ खास बताया है। क्या खास बताया कि वो तेज़ी से पढ़ रहा था या ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था, तो इसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, मतलब क्रिया के बारे में विशेष बताता है, इसको बोलते हैं। ये शब्द जो है वो भर है। तो चलिए आपका ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा कि विराम चिन्हे ओळखा व त्यांची नावे लिहा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डबल कोट्स आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप बोलोगे दुहेरी अवतरण चिन्ह। उसके बाद ये जो कॉमा आप देख रहे हो, कॉमा, इसको आप बोलोगे स्वल्प विराम। और आखिर में जो फुल स्टॉप देख रहे हो आप इसको बोलोगे पूर्ण विराम। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। वही चीज़ अगर यहाँ पे देखेंगे तो डबल कोट्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए आप बोल सकते हो कि दुहेरी अवतरण चिन्ह है। दूसरा उसके बाद सिर्फ एक और एक प्रश्न चिन्ह है, तो आप बोल सकते हो कि प्रश्न चिन्ह। तो ये आपको इस तरह लिखना है। चलिए पांचवें प्रश्न के बाद चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। क्या लिखा है कि खालील उदाहरणांचा अभ्यास करा व दोन्ही अलंकाराच्या रचनेतील फरक समजून घ्या। मतलब दोनों अलंकार का जो रचना है उसमें क्या डिफरेंस है वो समझ के लीजिए। अशा उदाहरणांचा शोध घेऊन त्यांचा सराव करा। और ऐसे उदाहरण का आप तलाश करिए किताब में या कहीं पे भी और उसका सराव करिए, प्रैक्टिस करिए। तो अलंकार जो है बच्चों की ये कैंसिल हो चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ऐसा अभी तक का न्यूज़ मैं जानता हूँ, लेकिन आप अपने टीचर से कन्फर्म करते रहना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांना देवदूतासारखा वाटतो। ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि अब्दुल जो है वो तपोवन में रहने वाली जो स्त्रियां हैं उनको एक देव जैसा लगता है, और इसमें उपमा अलंकार बोला जा रहा है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। फिर यहाँ पे क्या लिखा कि अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांसाठी जणू देवदूतच। जैसा आप अगर पढ़े हो फिगर्स ऑफ स्पीच, अगर आप इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े हो तो आपने दो चीज़ पढ़ा है, सिमिली और मेटाफर। इसमें दोनों में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। सिमिली कब होता है, जब डायरेक्ट कंपैरिजन रहता है जिसमें लाइक, एज और सो वर्ड होता है। और मेटाफर एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, मतलब उसमें डायरेक्टली किसी के साथ कंपैरिजन नहीं रहेगा। आप मेटाफर देखिए, मैं यही बता रहा हूँ, ये मेटाफर है और ये आपका सिमिली है। बोलने का ये मतलब है कि सिमिली में आप जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगी किसी को किसी के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर दिया है। लेकिन मेटाफर में जब आप देखोगे, जब ये आप उत्प्रेक्षा अलंकार देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कंपैरिजन हुआ है पर डायरेक्टली नहीं बताया गया। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा देखिए, अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांना देवदूतासारखा वाटतो, देवदूत के जैसा लगता है। लाइक सिमिली मतलब उसको बोला जाता है उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा कि अब्दुल हा तपोवनातील स्त्रियांसाठी जणू देवदूतच, ऐसा लगता है कि वो जैसे देवदूत ही है।
तो कंपैरिजन यहाँ पे भी है, लेकिन सारखा वर्ड जो है, लाइक वर्ड, एज वर्ड, सो वर्ड, जो डायरेक्ट कंपैरिजन बताता है वो यहाँ पे मिसिंग है, जिसकी वजह से इसको मेटाफर बोला जा सकता है और मराठी में आप इसको बोलोगे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, आप इसको कंफर्म करना कि आपके लिए है या नहीं है। फिलहाल के लिए तो कैंसिल है, लेकिन अब बोला नहीं जा सकता है। चलिए 6 क्वेश्चन के बाद चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन क्या लिखा है कि स्वमत। तो स्वमत में आप अपना भी स्वमत लिख सकते हो। हम यहाँ पे जो भी देखने वाले हैं आप उसको पढ़ के अगर आपका भी कुछ आइडिया है तो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो चलिए 4 प्रश्न है टोटल, जिसमें से पहला प्रश्न हम देखते हैं कि सत्यता पटवून द्या, मतलब सत्यता पटवून द्या, ये जो सच बात है इसको आप बता के बताओ, यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताओ कि अब्दुल एक थोर समाज सेवक, मतलब अब्दुल एक बहुत ज़्यादा समाज सेवक प्रवृत्ति का इंसान था। तो इसको आप इस सत्य को बताइए यहाँ पे एक्सप्लेन करके। तो चलिए एक बार रीड करेंगे, उसके बाद फिर आप खुद भी लिख सकते हो। क्या लिखा देखिए, अब्दुल हा बांगड्या विकण्याचा व्यवसाय करणारा एक सर्वसामान्य माणूस। तो हम सभी जानते हैं कि अब्दुल एक सर्वसामान्य इंसान था और वो काम क्या करता था, बांगडी बेचता था। फिर आगे क्या लिखा कि पण दाजी साहेबांच्या तपोवनातील कुष्ठरोगी स्त्रियांना वर्षातून 2दा बांगड्या भरण्यासाठी तो स्वतःहून तयार झाला। मतलब एक सर्वसामान्य इंसान भले था वो, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा जो समाज सेवक वाला काम किया था वो ये था कि दाजी साहेब ने जो तपोवन में कुष्ठ रोगी की जो वसाहत किया था, वहाँ पे जो स्त्री होते थे जिनको कुष्ठ रोग था, वहाँ पे वो वर्षातून यानी दो फेस्टिवल में वो जाता था। आपने देखा है ऑलरेडी लेसन में, वहाँ पे वो उनको जाके बांगड़ी पहनाने का काम करता था, स्वतः जाता था। मतलब दादी साहब बुलाए नहीं थे, वो खुद से अपने खुशी से जाता था। फिर आगे क्या लिखा कि दरवर्षी न चुकता, हर साल जाता था और बिना गैप किए, बिना भूले, ना बोलावता, कोई बुलाएगा तभी जाऊंगा ऐसा भी नहीं, और यहाँ तक कि मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता, और कोई आपको पैसा मिलेगा वहाँ पे उसकी भी कोई अपेक्षा नहीं रखता था। तो त्या स्त्रियांना बांगड्या भरण्यासाठी जात असे, वो उन स्त्रियों को बांगड़ी पहनाने के लिए जाता था। ये सब आपको समझ में आ रहा है कि वो एक बहुत बड़ा समाज सेवक प्रवृत्ति का इंसान था। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि कुष्ठ रोगी भगिनींच्या जीवनात आनंद, जो कुष्ठ रोगी स्त्री हैं उनके जीवन में आनंद उत्साह निर्माण करत असे, उनके जीवन में वो आनंद निर्माण करता था उन्हें बांगड़ी पहना के, क्योंकि और कोई नहीं पहनाता था उनके रोग के वजह से, और उत्साह भर देता था। कुष्ठ रोग हा तसा सर्वसामान्यांची दृष्टीने नावडता विषय। तो कुष्ठ रोग जो है ये कोई भी पसंद नहीं करता है, हर सामान्य इंसान उससे दूर होता है। वैसे रोगी को अपने से दूर रखता भी है, और ऐसे रोगी के निकट उनके करीब में जाके अब्दुल उनको बांगड़ी पहनाने का महान कार्य करता था। त्यातही अशा स्त्रियांच्या हातात बांगड्या भरणे हे अवघड कार्य, और उसमें भी दूसरी बात है कि कुष्ठ रोगी जो स्त्री थे, जो बच्चियां थी, उनके जो हाथ होते थे वो आप जानते हो, मैंने पिक्चर एक बताया था वीडियो इसमें चूड़ी वाला लेसन में, कि उनके हाथ किस तरह थोड़े बहुत टेढ़े होते हैं, तो उसके अंदर हाथ मतलब चूड़ी को पहनाना कितना अवघड कार्य है। लेकिन पण अब्दुल ने ही सहज केले, लेकिन ये भी उसने प्रूव करके दिखाया। फिर आगे क्या लिखा कि पत्नीची बोलणी सहन करत, पत्नी बहुत उसको बोलती थी लेकिन अब्दुल उसको सहन करता था। और फिर क्या लिखा देखिए कि आणि सणान दिवशी आपले चूड़ीचे दुकान बंद ठेवून, और सन का जब दिन आता था, मतलब त्योहारों का जब दिन आता था, तो अपने चूड़ी की दुकान को वो बंद भी रखता था। उस टाइम में जो ज़्यादा धंधा होना चाहिए था वो धंधे की लालच भी नहीं किया उसने। स्वतःच्या फायद्याचा जराही विचार न करता तो तपोवनात जात असे व मनापासून आपले काम करत असे। तो अपना फ़ायदा न देखते हुए वो क्या करता था, तपोवन जाता था और मन से, दिल से, लगन से वो अपना काम करता था, खुशी से। मनपसंद बांगड्या भरल्यानंतर या लेकीबाळींच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद पाहण्यात त्याला खूप समाधान मिळत असे। तो अपने मनपसंद की बांगड़ी जब पहनाता था तो वो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, वहाँ की जो बच्चियाँ थी, उनके चेहरे पे जो आनंद दिखता था, उसको देखने के बाद अब्दुल को बहुत समाधान मिलता था, बहुत सुकून मिलता था, अच्छा लगता था उसको। फिर आगे क्या लिखा कि सत्कार समारंभाचे निमंत्रण ऐकून, तो जब उसको दाजी साहब की तरफ से सत्कार समारंभ के लिए इन्विटेशन दिया गया, उसको बुलाया गया, त्याला आनंद झाला, उसे खुशी हुई। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि पण तपोवनासाठी मी काही सत्कार करण्या एवढं कार्य केले नाही असे वाटण्यात की साधी नम्र वृत्ति त्याच्याजवळ होती। मतलब हम समझ रहे कि उसने काफ़ी महान काम किया, लेकिन वो खुद ऐसा सोच रहा है कि मैंने तपोवन में आखिर क्या किया कि मुझे सत्कार मिलेगा, ऐसा काम मैंने क्या किया। तो ये जो नम्र वृत्ति और इतनी सिंपल वृत्ति है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। म्हणून अब्दुल एक थोर समाजसेवक आहे असे मला वाटते, और यही वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल जो है एक थोर महान समाजसेवक है।
चलिए आपका पहला प्रश्न फिनिश होता है यहाँ पे। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिखा कि शन्नूच्या वागण्यामागील तिचा विचार काय असावा याविषयी तुमचे मत लिहा। तो आप अपना विचार लिखिए कि शन्नू का जो चाल चलन था, मतलब या उसके जो हाव भाव थे, उसके जो स्वभाव थे, उसकी जो बातें थे, उससे आपको क्या लगता है। तो चलिए जो भी है हम जो पढ़ेंगे आप उससे अलग भी लिख सकते हो। तो क्या लिखा देखिए कि शन्नू ही सादी सूदी घरगुती संसारी महिला है। तो शन्नू जो है वो एक सिंपली एक घरगुती, मतलब अपने घर में क्या होना चाहिए, अपने घर में क्या रहना चाहिए, वो सारी चीज़ों में एक संस्कारी महिला थी। मतलब उसे घर अपना देखना था। आपला संसार भला ने आपले कुटुंब भले, अशी तिची मनोभावना आहे। तो उसकी जो मनोभावना है, उसका जो सोच है वो ये है कि अपना संसार अच्छा है और अपने परिवार अच्छे हैं, उसके बाद हमें दूसरा का नहीं सोचना है। ये उसकी मनोभावना थी। अब्दुल मियाँने चूडी विकण्याचा धंदा मन लावून करावा व 4 जास्तीचे पैसे घरात आणावेत अशी तिची इच्छा आहे। तो अब्दुल मियाँ जो उसके पति हैं, शन्नू के अनुसार वो चूड़ी अच्छे से बेचना चाहिए, उसका जो धंधा है उसमें मन लगाना चाहिए और 4 पैसे ज़्यादा ही लाना चाहिए, जितना वो कमा सकते उससे ज़्यादा ही लाना चाहिए, ऐसा उसका इच्छा था शन्नू का। म्हणून अब्दुल मियाँ करीत असलेले समाज कार्य तिला नकोसे वाटते और इसीलिए जो अब्दुल मियाँ समाज कार्य करते थे वो उसे अच्छा नहीं लगता था। शेजारच्या रघुभयाचा धंदा तेजीत चालतो नि आपला नवरा संक्रांतीला तपोवनात जातो याविषयी ती नाराज़ आहे। तो उसकी एक नाराज़गी ये थी कि पड़ोसी में जो रघु भैया है उनका धंधा तेज़ी से चल रहा है क्योंकि वो धंधे पे ध्यान दे रहा है, लेकिन हमारा जो नवरा, हमारा जो पति है वो संक्रांति और ज्येष्ठ पूर्णिमा में तपोवन चला जाता है, मेन अवसर पे जबकि धंधा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए उसे वो नाराज़ रहती थी। म्हणून शन्नू सारखी अब्दुल मियाँला नवीन धंधा करण्याची सुचवते और इसीलिए शन्नू क्या करती थी, बार बार बोलती थी कि अब्दुल मियाँ को, अपने पति को, कि कुछ नया धंधा शुरू करिए, कुछ ज़्यादा पैसा कमाइए, ऐसा समझिए। फिर देखिए क्या लिखा है कि त्याच्या मागे सारखे टुमने लावते और उसी के पीछे वो कुछ ना कुछ उसको परेशान करते रहती थी, कुछ ना कुछ बोली बोलते रहती थी। आपला घर संसार व मुलगा हेच तिचे विश्व असल्यामुळे तेवढ्यापुरता ती विचार करते व अब्दुल मियाँने संक्रांतीला तपोवनात जाऊ नये असे म्हणते। मतलब वो और उनका परिवार जो है, उनका जो छोटा विश्व है, उनकी जो दुनिया है, असल्यामुळे मतलब उतना ही उनकी दुनिया है और इसीलिए उसके आगे की विचार नहीं करना चाहिए। मतलब तेवढ्या पुरता ती विचार करते, मतलब बस उतना ही, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ उतना ही वो विचार करती है। मतलब उसका जो परिवार है, उसका जो दुनिया है, उसका जो कुटुंब है, उसके आगे तेवढ्या पुरता, मतलब उतना ही, मतलब जितना उसका परिवार है उतना ही वो विचार करती है, उसके आगे नहीं सोचती है। वह अब्दुल मियाँने संक्रांतीला तपोवनात जाऊ नये असे म्हणते और वो इसीलिए बोलती है कि आप अपना देखिए और संक्रांति में तपोवन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो प्रश्न था क्या था कि शन्नूच्या वागण्यामागील तिचा विचार काय असावे। तो शन्नूच्या वागण्यातून तिचा हा विचार तिच्या पुरता मर्यादित वाटतो। मर्यादित मतलब उसी की सीमा में वो रहती थी कि वो अपना ही सोचती थी और दूसरों का नहीं सोचती थी। चलिए इसके बाद थर्ड प्रश्न देखते हैं कि तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय कसा वाढवू शकेल याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट करा। मतलब ऐसा समझिए कि अगर आज की दुनिया में अब्दुल का बेटा है और आज की जो भी टेक्नोलॉजी है वो उसे पता है, तो वो किस तरह अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। क्योंकि अब्दुल ये चाहते हैं कि उनके जो परंपरा से जो ये बांगड़ी बेचने का धंधा है वो चलता ही रहे, तो उनका बेटा किस तरह चला सकता अगर वो आज की दुनिया में है। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा कि आधी त्याने मार्केटचा अभ्यास केला पाहिजे। सबसे पहले तो मार्केट का उसको स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस टाइप की चूड़ियाँ बिक रही हैं, ये सारी चीज़ को समझना पड़ेगा। कहाँ बिक रही हैं, कहाँ नहीं बिक रही हैं, कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। फिर आजकालच्या स्त्रिया मुली कशा प्रकारच्या बांगड्या वापरतात। आजकल की जो स्त्रियां हैं और जो लड़कियां हैं वो किस टाइप के बांगड़ी को पहनते हैं, ये उसे देखना पड़ेगा। फैशनचा ट्रेंड काय आहे, किस फॅशन की बांगड्या चल रही है, वो भी उसे समझना पड़ेगा। हे जाणून घेतले पाहिजे, ये उसे समझ के लेना पड़ेगा। गूगल, यूट्यूब यातून त्याने या सगळ्यांची माहिती मिळवली पाहिजे। ये सभी चीज़ों का उसको सर्च करना पड़ेगा कि आज क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। तभी वो एक बराबर मार्केट तक अपना जो बांगड़ी है वो वहाँ पे बेच सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। वरील सगळ्या माध्यमांद्वारे तो अत्यंत प्रभावी
नियमितपणे त्यांच्या जवळ असलेल्या बांगड्यांची जाहिरात करू शकतो, मतलब एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। तो जितने भी आप गूगल देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो या और भी चीज़ें हैं, इन सभी पे वो अपना बांगड़ी का जो धंधा है उसका वो क्या कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। ऑनलाइन व्यापार, चाहे आप अमेझॉन जैसा समझिए, तो ऑनलाइन व्यापार करू शकतो, ऑनलाइन भी वो कर सकता व्यापार, बिझनेस। अशा प्रकारे अब्दुलचा मुलगा आपला बांगड्यांचा व्यवसाय वाढवू शकतो। मतलब ऐसा नहीं कि बांगड़ी का धंधा कोई चीप धंधा है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बांगड़ी के धंधे में भी करोड़पति हैं, अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखा जाए तो चलिए आगे इसके बाद आखिरी जो प्रश्न है वो देखते हैं की दुसऱ्याला मदत करण्यातला आनंद ज्या प्रसंगातून मिळू शकतो असा प्रसंग लिहा। मतलब दूसरे को आनंद मिलता है, ऐसा कोई घटना अगर आप समझते हो या आपके साथ हुआ है तो आप उसको बताइए। तो चलिए देखते हैं, आप अपना ओन से लिख सकते हैं। क्या लिखा कि 6वीत असतानाची गोष्ट, मतलब 6th स्टँडर्ड में जब था तब की ये कहानी है। परीक्षा जवळ आलेली असताना माझा मित्र अचानकच आजारी पडला। तो परीक्षा करीब थी, एग्ज़ाम करीब था, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो अचानक ही क्या हो गया, बीमार पड़ गया। परीक्षेची तयारी करण्यासाठी त्याच्याजवळ पुरेसा वेळ नव्हता और परीक्षे की जो तैयारी था उसको पूरा करने के लिए बीमार होने की वजह से उतना वक्त उसके पास नहीं था या उतना हिम्मत उसके पास नहीं था, ऐसा समझिए। त्याची अड़चन लक्षात येताच, तो उसकी जो ये अड़चन है, उसकी जो ये प्रॉब्लम है, ये मेरे ध्यान में आते ही मी माझ्या परीने, मतलब मेरे तरफ से जितना हो सकता है त्याला जमेल ती मदद करू लागलो। उसको मेरे को जितना जमता था मैंने उतना मदद किया। अब किस तरीके का मदद ये भी देख लीजिए। अवघड गणिते, डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स होते थे मैथ्स के, वो इतर विषयांचे परीक्षे संदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न और भी जो सब्जेक्ट थे उसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे मी त्याला समजावून देण्याचा प्रयत्न केला। तो मैंने सोचा, मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने सोचा कि जो अच्छे क्वेश्चन, अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ ही सकते हैं, जो मुझे लग रहा था मैंने उसे समझा दिया। और बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे मैथ्स के वो भी मैंने सॉल्व करा दिया। त्याची उजळणी करून घेतली, मैंने उसका उजड़ नहीं किया, मतलब रिविजन किया, ऐसा समझिए। उससे बार बार बुलवा के लिया या उसको रिवाइज करके बताया। परीक्षेचा काळात आम्ही एकत्र अभ्यास करायचो। तो परीक्षे के टाइम जब परीक्षा चालू हो गया तभी भी मैं उसके साथ ही रहता था और हम साथ में पढ़ाई करते थे। परीक्षा संपल्यावर त्याने माझा हात हातात घेतला व आभार मानले। जब परीक्षा ख़त्म हुआ और मार्क्स मिले, वो खुश हुआ, तो उसने मेरे हाथ पे अपना हाथ रखा और आभार माना, धन्यवाद माना। उलावलेल्या नेत्रांनी त्याने मला प्रेम भराने मिठी मारली। तो उसके आँख जो थे आंसू से भर गए थे और उसने उस स्थिति में मुझसे हग किया, गले लगा लिया मुझे आभार मानते हुए। हा आनंदाचा क्षण मी कधीही विसरू शकणार नहीं। तो ये जो खुशी मैंने दिया था और या ये खुशी नहीं दिया था, ये जो खुशी मुझे उसकी तरफ से मिला था, इस क्षण को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। तो चलिए ये आपका लास्ट वाला जो प्रश्न था ये भी ख़त्म होता है यहाँ पे। धन्यवाद सुनने के लिए। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ ऐसे वीडियो आप और बनाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए प्लीज़, तो मैं ज़रूर इसको बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।